हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है बाल मनोविज्ञान की क्लासेस और इस क्लास में हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम अधिगम के पूरे पार्ट देख चुके हैं। अधिगम में जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, अधिगम के जो संज्ञानवादी सिद्धांत हैं, वो हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या जिसे संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए थोड़ा इनका परिचय देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानवादी सिद्धांत के परिचय हम देखेंगे। ठीक है, फिर अवस्थाएं देखेंगे, कितनी अवस्थाएं थी विकास के सिद्धांत की, कितनी अवस्थाएं हैं। देखिए, जीन पियाजे का नाम आप सुने होंगे। इसके पहले भी मैं बाल मनोविज्ञान की स्टार्टिंग में क्लास में मैंने बताया था। इनको बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसको विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये जो भाई साहब थे जीन पियाजे, उन्होंने क्या किया था कि अपने बच्चे, ठीक है, और आसपास के जो पड़ोसी बच्चे हैं, आसपास जो पड़ोसी बच्चे हैं, उन पर क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, किस प्रकार का अध्ययन किया था कि उनमें मानसिक विकास, देखिए एक नाम आया है संज्ञानात्मक, और उस संज्ञानात्मक का मतलब है संज्ञान से। उसका तात्पर्य किसे, संज्ञान से, और संज्ञान का मतलब है बुद्धि और ज्ञान से, चिंतन से, मनन से, मस्तिष्क से। ठीक है, तो बच्चों में किस प्रकार से मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, चिंतन मनन की विकास होता है, इन्होंने बताया है। ठीक है, और ये जो अध्ययन किए हैं जीन पियाजे भाई साहब ने बच्चों पर, विभिन्न उम्र के बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किए। ठीक है, और उन्होंने देखा कि इसको किस प्रकार से, इस विकासात्मक सिद्धांत को किस प्रकार के कितनी अवस्था में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम इसे 4 अवस्था में बांटेंगे। ठीक है, तो पहली बात आप याद रखेंगे कि जीन पियाजे, जिसको हम संज्ञानात्मक विकासात्मक का जनक कहते हैं, साथ ही साथ इसको बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, इन्होंने अपने बेटे, ठीक है, और आसपास के जो पड़ोसी हैं उन पर अध्ययन किया है कि चिंतन मनन की विकास, उनके मस्तिष्क का विकास, उनके मानसिक स्थिति का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, और इन विकास पर उन्होंने 4 अवस्था बताए हैं। वो 4 अवस्था हम देखेंगे। ठीक है, तो बातें क्लियर हैं। चलिए उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, पहले याद रखेंगे ये जो जीन पियाजे हैं निवासी कहाँ के थे भाई, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, पहली बात। दूसरी बात याद रखेंगे
इनके बारे में कि जो सिद्धांत दिए हैं उसके सहयोगी कौन है। कहने का मतलब है साथ में सहयोग करने वाले कौन हैं, तो याद रखेंगे नाम क्या है, बारबेल इनहेल्डर। क्या नाम है, बारबेल इनहेल्डर। तीसरी बात याद रखेंगे इनके बारे में या इस सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है, माना जाता है या कहा जाता है। चौथी बात आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चे एवं आसपास के बच्चे, आसपास के जो पड़ोसी बच्चे हैं, आसपास के बच्चों पर क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, और अध्ययन में क्या पाया, ठीक है, और किस प्रकार का अध्ययन किया। अध्ययन का तात्पर्य क्या है भाई, यहाँ पर अध्ययन का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर किस प्रकार का अध्ययन किया। तो अध्ययन का तात्पर्य है कि भाई मानसिक विकास का अध्ययन, किस प्रकार का, मानसिक विकास का अध्ययन किया। ठीक है, और मानसिक विकास का अध्ययन से क्या समझते हैं भाई, कि मस्तिष्क का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से किस किस उम्र में क्या क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है, हम देखते हैं छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो 2 साल में अब बच्चे जो है थोड़ा खेलने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर 6 साल के बाद वो स्कूल जाने स्टार्ट कर देते हैं, मूर्त और अमूर्त चिंतन में जो है अंतर समझ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अवस्थाएं बताई गई है मानसिक विकास की, तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो देखिए इन्होंने बच्चों पर जो अध्ययन किया, मानसिक विकास का अध्ययन किया कि उनका मानसिक विकास, ठीक है, किस प्रकार से होता है। चलिए, इसके उपनाम भी हैं जो आप याद रख सकते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इनके उपनाम भी हैं, किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसको हम बात करें तो एक इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। पहली बात, ये संज्ञानवादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत इसलिए है कि संज्ञान से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, चिंतन मनन मानसिक विकास से जुड़ा है। ठीक है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत का किस प्रकार से विकास होता है, इसी कारण इसको हम विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या बोल सकते हैं जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए, इस सिद्धांत को विकासी अवस्था सिद्धांत कहते हैं। इसको विकासी अवस्था सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें 4 अवस्था बताई गई, वो चारों अवस्था को हम पढ़ेंगे।
इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। किसके 4 अवस्था भाई? जो अध्ययन किए हैं, मानसिक विकास का जो अध्ययन किए हैं, और मानसिक विकास के अध्ययन करने के बाद जो सिद्धांत दिए हैं, जिसको हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत के 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा और जान लेते हैं कुछ और बातें। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये क्लियर है ना? ये बातें क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये चीज़। मैंने क्या कहा कि भाई साहब, जो जीन पियाजे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, सहयोगी बारबेल इनहेल्डाई थे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का भी सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे एवं आसपास के जो पड़ोसी बच्चे हैं उन पर ये अध्ययन किया। ठीक है, किस प्रकार से अध्ययन किया कि उनका मानसिक विकास, ठीक है, माइंड डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, और इस मानसिक विकास किस प्रकार से होता है उसके सिद्धांत दिए, जिसको संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, जिसको विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, जिसको विकासीय अवस्था सिद्धांत कहते हैं। और उस सिद्धांत के 4 अवस्था बताए गए हैं। ठीक है, बातें क्लियर हैं? चलिए, बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, और जस्ट 2 मिनट वेट करिए, जस्ट 2 मिनट। चलिए, मैंने क्या कहा? संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं। विकास का सिद्धांत बोलना सही है। ठीक है, चलिए, इन संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने क्या किया? इस सिद्धांत को उन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट के देखा। ठीक है, इसको क्या किया? इसको 2 भागों में बांटा। समझिए, 2 भागों में क्या किया है? बांटा है। और जो उन्होंने अध्ययन किया, अपने सिद्धांत दिया, उनको 2 भागों में बांटा है। उन्होंने देखा, पहली 2 भागों को हम देखते हैं। 2 भागों में एक भाग जिसे हम कहते हैं संगठन, एक भाग को नाम दिया है संगठन, और दूसरे भाग को नाम दिया है अनुकूलन। ठीक है, एक भाग जिसे हम कहते हैं संगठन, और दूसरा भाग जिसे क्या कहा गया है? अनुकूलन। अनुकूलन के भी 2 भाग बताए हैं, 2 पार्ट बताए हैं। एक पार्ट जिसे आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, ये सबका मीनिंग बताऊंगा मैं, आत्मसातीकरण। ठीक है, सबका क्या अर्थ होता है ये मैं बताऊंगा। और दूसरा विशिष्टीकरण।
एक जिसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण और दूसरा जिसे क्या कहा जाता है, विशिष्टीकरण। अब इसका मतलब समझिए, मैंने क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, 4 अवस्था बताया, वो हम देखेंगे। लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है। एक भाग जिसे हम कहते हैं संगठन और दूसरा जिसे कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, चलिए अब देखिए, संगठन का मतलब है, संगठन का तात्पर्य है बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना। किस प्रकार का? प्रत्यक्षीकृत बौद्धिक सूचना प्राप्त करना, बौद्धिक सूचना प्राप्त करना, प्राप्त करना से है। ठीक है, चलिए अब किस प्रकार की बौद्धिक सूचना प्राप्त करना है? ठीक है, अगर किसी को हम देखते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि एक कोई बच्चा गाय को देख लिया, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडमली एक बच्चा गाय को, भैंस को, किसी को देख लिया, अब उसके दिमाग में एक बौद्धिक सूचना आ जाती है। हम बार बार उनको बोलते हैं बेटा ये गाय है। ठीक है, क्या है? ये गाय है। ठीक है, या हम बोलते हैं कि वो एक फूल को देख के, ठीक है, कि मान के चलिए क्या है, ये फूल है, इसको हम बोल सकते हैं फूल, जिसको हम बोलते हैं कमल का फूल। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? कमल का फूल। ये क्या है? कमल का फूल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया? कमल के फूल को देख लिया, अब उनके दिमाग में आ गया कि भाई ये कमल का फूल है। ठीक है, तो जब भी इनको दिखाएंगे तो समझ आ गया कमल का फूल है। तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्षिक बौद्धिक का विकास। ठीक है, प्रत्यक्षिक बौद्धिक सूचना प्राप्त कर ली है कि भाई ये कमल का फूल है। चलिए, ये पहली बातें हो गई, क्लियर है बातें। दूसरी बातें हैं अनुकूलन। अनुकूलन की 2 अवस्थाएं हैं, कहने का मतलब है 2 पार्ट हैं। एक आत्मसातीकरण और दूसरा विशिष्टीकरण। ठीक है, आत्मसातीकरण कहने का मतलब है, इसका अर्थ है नवीन ज्ञान को है। ठीक है, नए कलर ले लेता हूं मैं। इसका अर्थ है नए ज्ञान से। ठीक है, नवीन ज्ञान। ठीक है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, प्राप्त करना से है। और दूसरी बातें, नवीन ज्ञान एवं पूर्व। ठीक है, विशिष्टीकरण का मतलब है नवीन ज्ञान एवं पूर्व ज्ञान में क्या करना? सामंजस्य बैठाना। ठीक है, संतुलन बैठाना। तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने को हम कहते हैं आत्मसातीकरण, कि हमने नवीन ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा विशिष्टीकरण का मतलब है नवीन ज्ञान, जो नए ज्ञान है और हमारा पूर्व ज्ञान है, पहले का जो ज्ञान है, उन दोनों के बीच संतुलन बैठाना को हम कहते हैं विशिष्टीकरण। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर बालक जानता है, हमने कहा संगठन का मतलब है प्रत्यक्षीकरण, जो बौद्धिक सूचना प्राप्त करता है। जैसे मैंने क्या कहा, कमल का फूल दिखा दिए तो उसको बच्चे को समझ गए कमल का फूल है। लेकिन वहीं पर, ठीक है, मैं कहूँ कि चलिए ये है आपके गुलाब का फूल। हालांकि चित्र वैसा नहीं बना है जैसे गुलाब होना चाहिए था, लेकिन समझने के लिए
ये है गुलाब का फूल। ठीक है, अब गुलाब के फूल को अगर बच्चे पहली बार देखेंगे, पहले तो देखा नहीं, पहले तो कमल के फूल को ही जानते हैं कि भाई ये कमल का फूल है। ठीक है, तो उनमें बौद्धिक सूचना प्राप्त हो गई, बार बार दिखाएंगे तो ये कमल का फूल है। किसी भी फूल को कमल का फूल बोल देंगे क्योंकि उनको फूल मालूम है, या फिर फूल बोल देंगे। ठीक है, अब उनको ये दिखाएंगे कि बेटा ये जो है, ये जो फूल है ये क्या है, गुलाब का फूल है। किसका फूल है, गुलाब का फूल है। तो जब नवीन ज्ञान प्राप्त हो गया कि पहले तो हमें मालूम था सिर्फ कमल का फूल है, फूल तो है फूल, लेकिन क्या पहले कमल का फूल है, अब उनको मालूम हो गया क्या, गुलाब का फूल। तो उसको क्या प्राप्त हो गया है, नवीन ज्ञान प्राप्त हो गया है, नए ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमने सिर्फ कमल का फूल सुने थे, अब गुलाब का फूल सुन लिया। ठीक है, अब बार बार हम दोनों को अगर दिखाएंगे कौन सा कमल का फूल है, कौन सा गुलाब का फूल है, दोनों को पहचान लिए, बार बार हम दिखाएंगे, अरे तो समझ आ जाएगा कि ये जो है एक कमल का फूल है, ये गुलाब का फूल है। तो कहने का मतलब नवीन ज्ञान में और पूर्व ज्ञान में अंतर वो तो समझ गए, संतुलन बैठा लिया। नए ज्ञान जो मिला है कमल का फूल और गुलाब के फूल, ठीक है, तो गुलाब का फूल नया ज्ञान है, और उनमें जब संतुलन बैठा लेता है, ठीक है, दोनों पूर्व ज्ञान और नवी ज्ञान में, तो हम उसे कहते हैं विशिष्टीकरण। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, फूलों से संबंधित, तो उसको समझना आसान होगा। क्लियर है बातें? मैंने क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो भाई साहब जीन पियाजे ने दिए, उन्होंने कहा इनके दो भाग हैं, एक संगठन है और दूसरा अनुकूलन है। संगठन कहने का मतलब है जो हम प्रत्यक्ष, जो चीज़ हम देखते हैं वो हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। हमने कमल का फूल देखा और बोला, किन्होंने बताया कि कमल का फूल है, तो हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, तो उसको संगठन कहें। लेकिन हम सिर्फ कमल का फूल जानते हैं, फूल ही जानते हैं, बाद में हमें पता चला, किसी ने आके कहा कि बेटा ये गुलाब का फूल है, ठीक है, तो हमें क्या हुई, नवीन ज्ञान प्राप्त हुई, तो उसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, और साथ में अगर गुलाब के फूल और कमल के फूल में अंतर समझ जाते हैं, दोनों के बीच संतुलन बैठ जाता है, हम पहचान लेते हैं दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तब ही इसे कहते हैं नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में अंतर बैठा लेते हैं, तब इसे कहते हैं विशिष्टीकरण। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए अब देखते हैं संज्ञानात्मक जो है विकास के सिद्धांत के 4 अवस्थाएं। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। पूरा लिख देते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 4 अवस्था हैं, तो वो 4 अवस्था कौन कौन से हैं? एक अवस्था जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, गामक अवस्था। एक अवस्था जिसे हम कहते हैं गामक अवस्था। क्या है, सभी बातें हम करेंगे। ठीक है, एक अवस्था जिसे हम कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड, एक अवस्था जिसे हम कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा अवस्था जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चार अवस्थाएं हो गए, एक गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये सभी क्या है हम देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, गामक अवस्था की बात करें तो गामक अवस्था का जो समय है वो है 0 से लेकर 2 वर्ष, या जिसे हम कह सकते हैं जन्म से लेकर, 0 का मतलब जन्म, यहाँ से जन्म से, ठीक है, 2 वर्ष तक। ठीक है, इस अवस्था को हम कहते हैं गामक अवस्था। दूसरा जो पूर्व संक्रात्मक अवस्था है उसे हम कहते हैं 2 वर्ष से कितने 7 वर्ष के मध्य की स्थिति को। ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो अवस्थाएं हैं या उम्र है, ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो बच्चे की उम्र है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, जिन पियाजे ने भाई साहब ने कहा। और तीसरी जो अवस्था है उसको हम कहते हैं 7 वर्ष से जो 12 वर्ष तक। जस्ट 1 मिनट। चलिए, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और अंतिम जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसको हम कहते हैं 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के मध्य के जो काल है या समय है या आयु है उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये चारों के चारों जो है अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए विथ एज कि कितने की उम्र को किस अवस्था के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, जैसे गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष। क्लियर है बातें? चलिए याद रखें। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गामक अवस्था की। क्या बात करेंगे? गामक अवस्था। सबसे पहला है गामक अवस्था। चलिए अब देखिए एक शब्द आया है गामक, एक शब्द आया है गामक। तो गामक क्रिया या गामक किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद रखेंगे गामक क्रिया कहने का मतलब, अब देखिए ये जो गामक अवस्था है 2 वर्ष से जन्म से लेकर 2 वर्ष के मध्य है। तो 2 वर्ष के जो बच्चे हैं, 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार की क्रिया करेंगे? ठीक है, वो तो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, ठीक है,
तो गामक क्रिया कहने का मतलब है जो शारीरिक क्रिया है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया, ठीक है, किसके द्वारा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया, की जाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, गामक क्रिया कहते हैं। अब शरीर के द्वारा क्या क्या क्रिया करते हैं, अब देखते हैं 2 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 2 वर्ष तक के बच्चे, उसके पहले अगर देखे जाए 2 वर्ष के पहले 1 वर्ष 1.5 वर्ष में, ठीक है, लेटे रहते हैं, पैर जो है मारते रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं, ठीक है। 2 वर्ष में ले दे के कोई बच्चा चलना भी स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे, ठीक है, हल्का उठना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, हल्का क्या करना है, स्टार्ट कर देता है उठना। तो जो हाथ पैर से, शरीर से जो क्रिया वो करते हैं, ठीक है, हाथ जो है हाथ को मुंह में जो है डालना है, किसी वस्तु को पकड़ना, किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को मुंह में डालना, ठीक है, किसी वस्तु को देखकर खुश हो जाना या कोई वस्तु ना मिले, खींचते हुए ना मिले तो रो देना। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो बच्चों में देखने को मिलती है, आप भी एनालाइज किए होंगे घर में, जो छोटे बच्चे हैं उन पर, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, जो हाथ पैर से जो क्रिया करते हैं, इसी क्रिया को हम कहते हैं गामक क्रिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया। और शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया, जैसे कि मैंने क्या कहा भी, किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, किसी को पकड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को कहने के वो खिलौना हो गया, मान के चले, किसी खिलौनों को पकड़ना, बोल सकते हैं सीधा, खिलौनों को पकड़ना, खिलौनों को पकड़ना, ठीक है, किसी वस्तु को मुंह में डालना, किसी वस्तु को मुंह में डालना, उंगली मुंह में डालना, उंगली मुंह में डालना, ये होता है बच्चे में, होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, खेलना, खिलौनों के साथ खेलना, पकड़ने की कोशिश करना, ये सारे जो शरीर के द्वारा क्रिया होती हैं। और कितने वर्ष में भाई, गामक क्रिया कितने वर्ष होगा, 0 से लेकर 2 वर्ष के मध्य मैंने कहा, तो 0 से लेकर 2 वर्ष के मध्य जो क्रिया होती है उसमें क्या कहते हैं, उसको गामक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये जो गामक क्रिया अवस्था है, इसको हम कहते हैं, इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी पेशी अवस्था। याद रखिए, इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, संवेदी पेशी। और संवेदी का मतलब संवेदना से है, ठीक है, संवेदी का मतलब है किससे भाई, संवेदना है, ठीक है। और संवेदना का मतलब है, संवेदी का मतलब है संवेदना, और संवेदना का मतलब है आपके जो संवेदी अंग, ठीक है। संवेदी अंग कहने का मतलब है आपके नाक हो गए, ठीक है, कान हो गए, जीभ हो गए, ठीक है, त्वचा हो गए, आँख तो नहीं लिखा, आँख हो गया, ठीक है। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो 5 संवेदी अंग होती है, ठीक है, उससे वो संवेदी ग्रहण करना, ठीक है। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं, वो बच्चे के सामने हम आँख दिखाएंगे और ऐसे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठीक है, कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो वो भी हंसना स्टार्ट कर देते हैं, वो जो है बोलने की कोशिश करते हैं अब जो है, और या फिर वो कोई अनजान व्यक्ति को देखकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, अपने जैसे कोई धड़ाम से आवाज़ आया तो इस प्रकार से पलट के देखते हैं। तो इस प्रकार के जो आँख, कान, नाक, त्वचा जो है, ये सभी से वो क्या करते हैं, संवेदना ग्रहण करते हैं,
इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं और उनके हिसाब से हाथ पैर को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि संवेदना पर पेस्ट है। किस पर है? संवेदना। संवेदी से समझ है। चलिए, कुछ ऐसी क्रियाएं जो एक वर्ड आया है जिसके हम कहते हैं स्कीमा। एक वर्ड जिसे हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, और स्कीमा का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो चीज़ हम शरीर के द्वारा की जाने जो वाली जो क्रियाएं हैं, अगर एक बार हम हमारे मस्तिष्क में जुड़ गई, एक बार वो क्रिया हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से जुड़ गई, तो हम उसे कहते हैं स्कीमा। तो ये भाई साहब जीन पियाजे ने क्या कहा है, उसको अगर मैं लिखूं सॉरी, क्या ओपन हो जाता है। चलिए, तो उन्होंने क्या कहा है कि शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से क्या होती है, जुड़ी होती हुई है या होती है हुई है। ठीक है, तो शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है, उसको कहा, क्या कहा है भाई, उसको कहा है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा। तो शरीर के द्वारा जो क्रियाएं वो कर रहे हैं और वो मस्तिष्क से जुड़ी हो, उनको याद हो रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड को हम कहते हैं स्कीमा, और ये दिया है जीन पियाजे भाई साहब ने। क्लियर है बातें? चलिए, तो पहली बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, पहली क्रिया समझ में आ गई। पहली क्रिया जिसको हम कहते हैं गामक क्रिया, और गामक क्रिया या गामक अवस्था को कहने का मतलब है कि शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया। और 0 से 2 वर्ष में बच्चे किस प्रकार से क्रिया करते हैं, हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, ठीक है, खिलौने को पकड़ना, खिलौने के साथ खेलना, ठीक है, मुंह जो है मुंह में उंगली डालना, किसी वस्तु को लाके मुंह में डालना। ठीक है, संवेदी ग्रहण करने के बाद वो क्रियाएं जो करते हैं उसको संवेदी पेशी जो क्रिया करते हैं, इसलिए इसका अन्य नाम भी है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, गामक अवस्था कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पर अवस्था, जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? चलिए, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके बारे में मैंने कहा था कि भाई ये कितने वर्ष के, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के मध्य के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए, तो इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हम क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, उन्होंने कहा, जिन पियाजे ने भाई साहब ने कहा कि इस उम्र में, किस उम्र में, 2 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इस उम्र में क्या करने लगते हैं, इस उम्र में विद्यालय जाने लग जाते हैं। देखिए, 2 वर्ष से 7 वर्ष, ठीक है, तो अंतिम अवस्था में जो है संक्रियात्मक अवस्था के अंतिम समय में क्या करते हैं, विद्यालय जाने लगते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस अवस्था के अंतिम समय में, इस अवस्था के
अंतिम समय में क्या कहते हैं, विद्यालय जाना स्टार्ट कर देते हैं, जाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे क्या कहा गया है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, चिंतन की अवस्था। अब अतार्किक चिंतन की अवस्था का मतलब क्या है, तार्किक और अतार्किक का मतलब क्या है, ठीक है, की अवस्था, पूरा लिख देता हूं, की अवस्था कहते हैं। अब अतार्किक और तार्किक का मतलब क्या है भाई, देखिए तार्किक का मतलब होता है लॉजिक, और तार्किक का उल्टा होता है अतार्किक। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो है तार्किक मतलब लॉजिक लगाना, तो बच्चे क्या इस उम्र में लॉजिक लगा लेंगे, नहीं लगाएंगे। तो 2 से 7 वर्ष के मध्य के जो बच्चे हैं वो अलग अलग चिंतन करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। बोलेंगे पापा वो क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये सारी जो है चिंताएं करने लगते हैं, अतार्किक क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, अतार्किक चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक के, बिना हाथ पैर, बिना सिर के कुछ भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं, कुछ भी चिंतन करने लगते हैं, क्योंकि उस समय ठीक है वो चिंतन करने की अवस्था में नहीं रहते हैं। इसको हम कहते हैं अतार्किक चिंतन। अब जैसे अतार्किक चिंतन और साथ ही साथ में एक है प्रतीकात्मक खेल, इसमें इस अवस्था में क्या करते हैं, प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में प्रतीकों शब्दों का, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इस अवस्था में प्रतीकों शब्दों चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं, का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि भाई ठीक है प्रतीक बनाएंगे, ठीक है, ड्राइंग करेंगे, कुछ कुछ बना, ड्राइंग समझते ना, ठीक है, किसी की चित्र जो किस प्रकार की चित्र बनाएंगे, ठीक है, जो पहले से बना बुनाया चित्र है उसमें कलर भरेंगे, ठीक है, चित्रों का कुछ उपयोग करेंगे। तो ऐसे प्रतीकात्मक प्रतीकों का, ठीक है, ये क्या करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में सही अनुपात को अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, क्या नहीं कर पाते, सही अनुपातों में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, सही अनुपातों में क्या नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते। कैसे सही अनुपातों में अंतर नहीं कर पाते, जैसे उनको मैं बोलूं कि भाई ये जो है, ठीक है, ये जो है अगर ये 1 kg रुई यहाँ पर रखी हुई है और मैं बोलूं
चलिए ठीक है, 1 kg अगर रुई रखी हुई है, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या कहा कि 5 kg लोहा है, ठीक है, और इस वर्ष के बच्चे को पूछा जाए कि ये अगर ये क्या है, नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि नंबर 1 में मैंने लिखा कि 1 kg रुई है, नंबर 2 में लिखा मैंने 5 किलो लोहा है। तो इन दोनों में वजन सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। इन दोनों में पूछा मैंने कि वजन किसका अधिक होगा, ठीक है। तो भाई साहब जो बच्चे हैं, और बच्चे क्या है, मन के सच्चे हैं, जो दिखेगा वही बोलेंगे, ठीक है। तो 1 किलो जो रुई है वो इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है, एक बात की बात है, वो बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। और 5 किलो लोहा, 5 किलो का जो बाट है एकदम छोटा, ठीक है, इतना बड़ा जो है 5 किलो का जो बाट रहता है वो छोटा, उसको हम बोल दें कि ये 5 किलो, ठीक है। इन दोनों में जो है सबसे वजन किसका है, ठीक है। तो बोलेगा ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये बोलेंगे ठीक है ये बड़ा है, कौन, रुई। लेकिन वास्तव में 5 किलो तो लोहा बड़ा ही होगा। तो कहने का मतलब है अनुपातों में अंतर नहीं समझ पाता, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन बड़ा छोटा खैर वो दिख जाएगा, ठीक है। भारी, कौन सा भारी है कौन सा, जैसे कि मैं अगर बोलूं, ठीक है, एक और एग्जांपल अगर लिखूं कि मैंने क्या किया, 2 इस प्रकार से बॉक्स लिए, मैंने क्या किया 2 बॉक्स लिया, ठीक है, 2 बॉक्स या 2 ग्लास जो है बीकर लिया, जो क्या कर रहा है, पारदर्शी, बीकर मतलब पारदर्शी बाहर से दिख रहा है। मैंने क्या किया कि भाई एक में मैंने क्या किया, बड़े बड़े जो गेंद है, ठीक है, मैं बड़े बड़े जो बॉल है वो पूरी तरह से इसको मैं फिलअप कर दिया हूँ, बड़े बड़े बॉलों को। और एक में मैंने क्या किया, एक छोटे छोटे जो हैं बोलते हैं बांटी टाइप का, भैया वैसे टाइप का, ये जो मैंने क्या किया आधा में ही फिलअप कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे। अब मैं इनसे पूछूं, इस उम्र के बच्चे को मैं पूछूं कि इनमें से जो है इन दोनों में सबसे अधिक बॉलें किस बीकर में है, या सबसे अधिक बॉलें किस डिब्बे में है, मग में है, जहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। तो सबसे अधिक बॉलें किस में बताएंगे, मान के चलिए ये ए है और ये बी है, तो किस में बताएंगे, क्योंकि भरा हुआ है, कौन सा, ए, क्या बताएंगे, ए बताएंगे, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, बीकर भरा हुआ है। लेकिन दूसरे बीकर पे भैया मैं छोटे छोटे वाले बॉल हैं, तो सबसे अधिक बॉलें किस में है, बी में है ना, लेकिन बताएंगे क्या, ए, क्योंकि उनको दिख रहा है। तो इसको कहते हैं हम अनुपातों में अंतर नहीं कर पाना। तो इस उम्र की जो अवस्था के जो बच्चे हैं वो अनुपातों में अंतर नहीं कर पाते, और इसी का अध्ययन किया जीन पियाजे भाई साहब ने, और अपनी जो थ्योरी दी इसको दूसरी अवस्था माना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। सजीवता के लक्षण भी देखते हैं, एक वर्ड आया है सजीवता के लक्षण, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं सजीवता के लक्षण। और सजीवता के लक्षण जैसे कि मतलब ठीक है, वो उनको निर्जीव भी चीज़ सजीव लगती है, ठीक है। कहने का मतलब है कई ऐसे जो बच्चे होते हैं, खासकर जो अब लड़कियां होती हैं, ठीक है, अपने आप को समझ आते किस प्रकार से खेल खेलना है, ठीक है। लड़कियां होती हैं वो क्या करते हैं, डॉल रहता है, गुड़िया रहती है, उस डॉल को क्या करते हैं, पानी पिलाने लग जाते हैं, उस डॉल को सुलाने लग जाते हैं, ठीक है, उस डॉल के साथ जो है गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने लगते हैं, ठीक है, शादी ब्याह कराने वाले खेल खेलने लगते हैं जो बच्चे होते हैं। तो ये सजीवता के लक्षण होते हैं। कहने का मतलब है उनको सजीव समझ लेते हैं, निर्जीव चीज़ को सजीव मान लेते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं सजीवता का लक्षण। तो
संक्रियात्मक अवस्था, पड़ोसी के साथ, बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। विद्यालय, अंतिम समय में विद्यालय जानते हैं। अतार्किक चिंतन करने लगते हैं, जिसमें लॉजिक बिल्कुल नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। चित्र बनाने लगते हैं, प्रतीक बनाने लगते हैं, ठीक है। सही अनुपातों में अंतर नहीं कर पाते। 1 किलो रुई और 5 किलो लोहा में कौन सा वजन है, तो जो ज़्यादा दिखेगा उसी को बताएंगे 1 किलो रुई को, ठीक है। सजीवता के लक्षण भी इन पे पाए जाते हैं, जो निर्जीव चीज़ है उनको भी सजीव मान लेते हैं, ठीक है। गुड़िया गुड्डा के खेल में गुड़िया को सुलाने लगते हैं, गुड़िया को, डॉल को खाना खिलाने लगते हैं, पानी पिलाने लगते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं करने लगते हैं। इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है मेरी बातें? चलिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, थर्ड है हमारा, ये दूसरा हो चुका है, 4 अवस्थाएं हमारे पास है, तो ये हो गया तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। थर्ड नंबर है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, अब देखिए 2 चीज होता है। एक चीज है मूर्त आया है, एक वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं, एक होता है मूर्त और दूसरा वर्ड जिसे हम कहते हैं अमूर्त। इन दोनों का मतलब क्या है भाई? मूर्त और अमूर्त का मतलब क्या है? मूर्त का मतलब है जो चीज हमें दिखाई देती है, ठीक है। जिस चीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं, जो चीज दिखाई देती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम कहते हैं मूर्त, ठीक है। जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम मूर्त कहते हैं। अमूर्त का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको हम कहते हैं अमूर्त, ठीक है। तो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अमूर्त है। तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मूर्त, ठीक है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है भाई? 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के जो मध्य है उसको हम कहते हैं, ठीक है, 7 से 12 वर्ष के मध्य की अवस्था को, ठीक है। अब देखिए ये जो समय है इसको हम कहते हैं वैचारिक चिंतन या वैचारिक अवस्था, इसको हम वैचारिक अवस्था कहते हैं। अब वैचारिक अवस्था कहने का मतलब है विचार की अवस्था। अब 7 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे, ठीक है, विचार करना स्टार्ट कर रहे हैं। चिंतन की अवस्था कहते हैं, चिंतन करना, ठीक है, सोच रहे हैं, चिंतन की अवस्था। चिंतन मनन की अवस्था, मनन की अवस्था कहते हैं इसको। ये चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, चिंतन मनन की अवस्था कहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कह सकते हैं, इसको मूर्त चिंतन। और मूर्त चिंतन कहने का मतलब जो चीज़ दिखाई दे रहा है उनके बारे में, ठीक है, सोचना उनके बारे में, जो है चीज़ों को, ठीक है, इसको हम कहते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था। तो इसको किस किस नाम से जान सकते हैं? इसको एक वैचारिक चिंतन की अवस्था कहते हैं, इसको मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, इसको
चिंतन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए। मूर्त कहने का मतलब है जैसे कि मतलब जो देख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली चीजें, इसको दूसरा वर्ड हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु। ठीक है, मूर्ति को हम क्या कर सकते हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं उस वस्तु को हम कहते हैं प्रत्यक्ष दिखाने देना उसकी। ठीक है, और उन पर वो अगर चिंतन करते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था। अब देखिए इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मैंने बताया इस अवस्था में कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अरे यार, चलिए इस अवस्था में जैसे कि मैंने क्या कहा, इस अवस्था में क्या करने लग जाते हैं, बालक सही अनुपात, बालक का मतलब यहाँ पर बालक का तात्पर्य मैं बता चुका हूँ पहले से। बालक का मतलब होता है लड़के लड़की दोनों से है। ठीक है, जैसे बाल मनोविज्ञान हम स्टार्टिंग में हमने कहे थे, बाल मनोविज्ञान, तो बाल का मतलब बालक और बालक का मतलब लड़की लड़की दोनों का है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक सही अनुपात में अंतर समझ जाता है, समझ विकसित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल की हम बात करें तो 1 किलो रुई और 5 किलो लोहा, इसमें कौन सा भारी है। ठीक है, तो वो बता देगा कि भाई 5 किलो अब भारी, क्योंकि उनको समझ विकसित हो गई है। ठीक है, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र, 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, कि भाई रुई और लोहा में कौन सा जो है अधिक वजन है, या जैसे ये ए और बी वाला बीकर वाला हम बात किए, इनमें से कौन सा किसमें अधिक जो है आपके बॉल होंगे, तो आपको देख के बता देंगे छोटे छोटे बॉल बहुत दिखाई दे रहे, तो ऑप्शन बी है करके। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस अवस्था में बालक जो है अनुपातों में अंतर करना अब समझ जाते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चीज़ों को, ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में अंतर समझ जाते हैं। आरोही एवं अवरोही क्रम में अंतर समझ आ जाता है, अंतर समझ जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ गए ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ती हुई क्रम, घटते हुए क्रम, इस पर वो क्या है, समझ विकसित कर लेते हैं। ठीक है, क्रम, भार, आकार आदि को समझ जाते हैं। ठीक है, क्रम, भार, ठीक है, क्रमबद्धता, आकार आदि पर समझ विकसित हो जाता है। आदि पर क्या हो जाता है, समझ विकसित हो जाता है, ये आप लिख सकते हैं। बालक जो है दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, दिन, तारीख जो है, महीना जो है, बालक क्या हो जाता है भाई, जो है कौन सा दिन चल रहा है, कौन से तारीख चल रही है और कौन सा महीना चल रहा है, दिन, तारीख, महीना, ठीक है, वर्ष आदि बताने लग जाते हैं। आदि का ज्ञान हो जाता है, कहने का मतलब है ज्ञान होता है तभी तो बताएंगे। ठीक है, आदि को बताने लग जाते हैं, आदि का ज्ञान हो जाता है। क्लियर है बातें? तो मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करता हूँ, फिर से मैं इसको ठीक है समझाता हूँ। मैंने क्या कहा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कहने का मतलब है
कि मूर्त चिंतन करने लगते हैं। और मूर्त चिंतन कहने का मतलब जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले वस्तु हैं, जो आपके सामने प्रेजेंट वस्तु हैं, उनके बारे में सोचने समझने, उन पर वो ठीक है चिंतन करने लगते हैं। इसको पूर्व चिंतन, वैचारिक चिंतन की अवस्था भी चलती है, क्योंकि इस पर विचार करने लगते हैं। ठीक है, इस पर जो वस्तु दिखाई दे रहा है, जो चीज़ दिखाई दे रहा है, उस पर विचार करने लगते हैं, उस पर चिंतन करने लगते हैं। उसको हम कहते हैं वैचारिक चिंतन या जो है चिंतन मनन की अवस्था। ठीक है, तो मूर्त वस्तुओं पर कर लेते हैं, इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं कि इस अवस्था में बालक सही और जो सही अनुपात में अंतर समझ जाता है। जैसे कि मैंने कहा 1 किलो रुई और 5 किलो लोहा, कौन सा अधिक है, तो 5 किलो ही बताएंगे। आरोही और अवरोही क्रम में अंतर समझ जाता है। ठीक है, क्रम, आकार, आकृति जो है उस पर अंतर समझ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दिन, तारीख, दिन, दिनांक, तारीख, महीना, वर्ष आदि जो है वो समझ आ जाता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अनुपात के अंतर को समझ जाता है, या किस अवस्था में कहेंगे, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपके सामने ऑप्शन रहेगा गामक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको ऑप्शन देना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक सही अनुपात में अंतर करना समझ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा इस प्रकार की कि कौन सी अवस्था में दिन, तारीख, महीने आदि का ज्ञान हो जाता है जीन पियाजे के अनुसार। तो वो कौन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करने लगते हैं या वैचारिक चिंतन करने लगते हैं, तो वो कौन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सारे के इस प्रकार के क्वेश्चन किससे संबंधित होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है। चलिए ठीक है, अब सबसे अंतिम है चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, 4th नंबर पर, तो उसको हम बोलते हैं सबसे अंतिम अवस्था। और इस अवस्था को हम बोलते हैं औपचारिक। ठीक है, औपचारिक सक्रियात्मक कैसे राइटिंग बन रही है, मैंने क्या कहा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। चलिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो आपको देखने को मिलती है अंतिम है, ये 12 वर्ष से लेकर जो 15 वर्ष है। ठीक है, 3-4 साल का जो वह ये है उसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था, चिंतन की अवस्था। और मूर्त और अमूर्त में मैंने क्या किया है, अंतर बताया। ठीक है, अब अमूर्त चिंतन कहने का मतलब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, दिखाई नहीं दी कहने का मतलब लॉजिक लगाना। ठीक है, इसको हम कहते हैं तार्किक अवस्था, इसलिए हम इसे कहते हैं तार्किक अवस्था। ठीक है, लॉजिक की अवस्था। ठीक है, तार्किक अवस्था। तार्किक अवस्था, और तार्किक अवस्था कहने का मतलब है लॉजिक लगाना दिमाग में कि भाई अरे हम ये करेंगे तो ये होगा। ठीक है, लॉजिक लगा रहे हैं,
जैसे मैथ्स में आप लॉजिक लगाते हैं ना कि अरे यार ये जो हम लिख रहे हैं ये करेंगे, इसके बाद ये होगा, ये हो सकता है, इसके बाद ये होगा, ठीक है। या किसी चीज़ में कोई चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लॉजिक लगाते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, इस प्रकार से। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हम सोच विकसित कर लेते हैं, अपनी तार्किक अवस्था, अपनी तार्किक चिंतन करने लगते हैं, ठीक है। हालांकि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? इसलिए हम उसके अमूर्त कहा है हमने, ठीक है। तो जो दिखाई नहीं देते उसको अमूर्त कहते हैं, और उसको हम साथ ही साथ तार्किक चिंतन की अवस्था करते हैं, क्योंकि सोच विकसित हो जाती है हमारी कि हम ये करेंगे तो ये होगा, ठीक है। लॉजिक लगाने स्टार्ट कर देते हैं कोई, ठीक है। तो इसको कहते हैं तार्किक अवस्था। चलिए, समस्या का समाधान करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या है? समस्या का समाधान की अवस्था कहते हैं। समाधान, समस्या का समाधान करना स्टार्ट कर देते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, फिर निर्णय लेने स्टार्ट कर देते हैं इस अवस्था में, ठीक है। निर्णय लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति आदि, मनन शक्ति, चिंतन शक्ति आदि पूरी तरफ से जो है विकसित हो जाती है, ठीक है। सभी चीज़ों के कार्य की समझ हो जाती है, हमें कार्य की समझ हो जाती है, ठीक है। चलिए, समस्या का समाधान करते हैं, लॉजिक जो है अवस्था कहते हैं, लॉजिक जो है हम क्रियाएं लगाते हैं, ठीक है। मूर्त चिंतन कहते हैं, इस प्रकार की अमूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहते हैं। लॉजिक लगाने स्टार्ट करते हैं, समस्या का समाधान करना स्टार्ट करते हैं, निर्णय लेते हैं, शक्ति, स्मरण, मनन, चिंतन, कार्य में समझ विकसित हो जाना, कार्य में समझ विकसित, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो आप सोचते हैं, करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, कोई समस्या आन पड़ी है उसका समाधान ढूंढ लेते हैं, अपने कार्य खुद प्रॉपर कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें कर लेते हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 15 वर्ष तक उम्र में होती है, ठीक है। क्लियर है बातें? तो ये जो 4 के 4 अवस्था है वो सारे हो जाते हैं आपके खत्म, गामक क्रियावस्था, ठीक है। तो गामक क्रिया में मैंने क्या बताया कि गामक क्रिया का मतलब हाथ पैर से जो क्रिया करते हैं बालक, उसको हम कहते हैं गामक क्रियावस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें समझ विकसित नहीं होती, असमझदार बनते हैं, ठीक है। कौन सा ज़्यादा भारी है इसमें अंतर ढूंढ नहीं पाते, कौन सा सबसे ज़्यादा है, किस वस्तु की संख्या ज़्यादा, इसमें अंतर ढूंढ नहीं पाते, इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रिया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, समझ विकसित हो जाती है, अंतर समझ आ जाता है, ठीक है। क्या है? अंतर समझ आ जाता है कि कौन सा भारी है, कौन सा हल्की है। औपचारिक में मैंने क्या कहा, चिंतन स्टार्ट कर देते हैं, लॉजिक लगाने स्टार्ट कर देते हैं, लॉजिक क्रियाएं करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के जो 4 अवस्थाएं हैं, सिद्धांत के जो 4 अवस्थाएं हैं, वो हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। क्लियर है चीज़ें, बातें क्लियर है भाई? चलिए, क्लियर है बातें? तो चलते हैं फिर। कहने का मतलब है ये हो गया, आज 14 क्लास था, 15 क्लास हम लाएंगे, और भी कोई भी सिद्धांत हो गए या जो भी होंगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम देख चुके हैं जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद।